कैब आ गया है, सो लेट्स गो। ये हो गया मेरा बैकपैक रेडी। चलिए अभी टोल गेट आ गया, टैक्स भर लेते हैं। और मैं जब अभी उतरा तो एक कांड हो गया पीछे कि मैं ड्राइवर से पापा ने बात किया था और ड्राइवर ने बोला था आज हमारे इंडियन रेलवे बहुत फास्ट चल रहे हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका अंडरस्ट अभी और आप सबका स्वागत है मेरा एक नया वीडियो में। और आज है 18th ऑफ मार्च एंड हैप्पी होली टू ऑल। पता है मुझे कि मैं जब ये वीडियो अपलोड करूंगा तब तक होली चला गया होगा, तो सबको बिलेटेड हैप्पी होली। आप सबका जीवन रंग में भर जाए और आप सब जो अचीव करना चाहते हैं वो खुशियाँ आपको मिले। तो इसी के साथ हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। होली का माहौल है और मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और जो भी मेरा लास्ट वीडियो देखे होंगे, जो अनाउंसमेंट वीडियो था, सोलो ट्रिप के टिप्स था कुछ, वो वाला वीडियो जो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया होगा और यहाँ पे भी पिंग कर दूँगा। तो जो लोग वो वाला वीडियो देख चुके हैं तो उनको पता होगा कि मैं ट्रैवल करने वाला हूँ आउटसाइड ऑफ उड़ीसा, मैं होम टाउन आउटसाइड ऑफ संबलपुर। तो फाइनली मैं वो जगह जो हम जा रहे हैं उसको डिस्क्लोज करने वाला हूँ, वो है नेपाल। सो इस वीडियो में आप देखने वाले हैं हमारे नेपाल सफ़र का शुरुआत। इस जर्नी में जो पहला पड़ाव है वो है संबलपुर से रक्सौल से। संबलपुर मेरा होम टाउन है और रक्सौल जो है वो नेपाल और इंडिया का बॉर्डर है। पहले चल के हम हमारा बैकपैक रेडी कर लेते हैं। मैंने पहले से ही जो कपड़े वगैरह लेने हैं सब चीज़ें को एक जगह इकट्ठा कर लिया था, क्योंकि लास्ट टाइम में भागे रहते हैं तो उस टाइम में इतने सारे जुगाड़ करने के लिए टाइम नहीं रहता है। तो पहले आप सब जुगाड़ करके रख दीजिए एंड लास्ट टाइम पे बस उसको पैक कर दीजिए। एंड अगर आप सोलो ट्रिप में जा रहे हो तो आपको सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, बिकॉज यू आर टोटली ऑन योर सेल्फ। सो सारी चीज़ें याद करके रखना चाहिए। एंड मेरा भी ये हो गया पैकिंग। अभी ये हो गया मेरा बैकपैक रेडी और ये है मेरा दूसरा बैकपैक जो रेडी होके तैयार है। इसको भी चेन नहीं देते हैं, बाद में देंगे। तो चलिए, 2 बैकपैक हो गया रेडी हमारा। अब ओप्पो का ट्राइपॉड, तो सारा सामान हो गया रेडी। सो फाइनली टाइम हो गया है और मैं निकलने वाला हूँ। भैया बहुत लेट कर दिया, अभी तो 3:30 को बोला था मैंने, 3:45 हो गया, 15 मिनट लेट हो गया। स्टिल टाइम है अभी भी, तो चलते हैं हम बाहर। और तो अभी फाइनली देख सकते हैं कि मेरा कैब आ गया है, सो लेट्स गो। आउस हमें बाय बाय। सो ये जो घर का प्रथा होता है सब खत्म हो गया। कार में बैठ जाता हूँ। तो फाइनली मैं पूरा बैठ गया हूँ और अभी छोड़ के लिए निकल रहे हैं। तो बेसिकली मैं बताता हूँ कि नेपाल जाने के लिए आपको कहाँ से क्या जाना पड़ेगा। मैं असल में संबलपुर से निकल रहा हूँ। तो संबलपुर से अगर आप निकलेंगे तो डायरेक्ट ट्रेन ऐसा कुछ है नहीं, आपको सीधा जाना पड़ेगा झारसुगुड़ा स्टेशन। फिर झारसुगुड़ा स्टेशन से आप रक्सौल जाके बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं। तो 6:15 को झारसुगुड़ा रक्सौल डायरेक्ट ट्रेन है। तो अभी मैं झारसुगुड़ा का निकल गया हूँ और भैया मेरे
मेरे घर के पास रहते हैं, तो उनको बोल देता मैं पहले से। वही है सब। तो चलिए आप कुछ नज़ारा देखिए, उसके बाद मैं पहुँच के आपको दिखाता हूँ मेट्रो स्टेशन वगैरह। तो चलिए बात कर लेते हैं ऑन डिफरेंट वे टू विजिट नेपाल। अगर आपको नेपाल जाना है फ्रॉम उड़ीसा, एंड बेसिकली मैं जो भी यहाँ पे बताऊँगा फ्रॉम संबलपुर बताऊँगा, क्योंकि मैं संबलपुर से अपना ट्रैवल शुरू किया हूँ। सो अगर आप संबलपुर से काठमांडू डायरेक्ट बाय एयर जाना चाहते हैं, देन आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन ये है कि आप झारसुगुड़ा एयरपोर्ट में जाएं, वहाँ से आप भुवनेश्वर या फिर कोलकाता एयरपोर्ट जाके वहाँ से आपको डायरेक्ट फ्लाइट मिलेगा अप टू काठमांडू, या फिर आप संबलपुर से बाय रोड भुवनेश्वर जा सकते हैं, एंड भुवनेश्वर से आप काठमांडू के लिए डायरेक्ट फ्लाइट पकड़ सकते हैं। तो ये है दो ऑप्शन अगर आप बाय एयर जा रहे हैं। एंड अगर हम बाय ट्रेन की बात करें तो आज सच नेपाल को कोई डायरेक्ट ट्रेन है नहीं। अगर आपको बाय रोड जाना है तो देन आपके पास ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैं आपको अभी नेक्स्ट डिफरेंट बॉर्डर्स व्हिच यू कैन क्रॉस द बॉर्डर, तो उसके हिसाब से आपको बस पकड़ना पड़ेगा। तो अभी चलिए देख लेते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट बॉर्डर्स व्हिच यू कैन एंटर नेपाल। तो पहला जो बॉर्डर है वो है रूपाईडीहा इन बहारीच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, एंड नेपाल की तरफ है नेपालगंज इन बांके डिस्ट्रिक्ट, एंड दूसरा है सनौली इन महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश, एंड नेपाल की तरफ है बेलाइया सिद्धार्थनगर इन रूपाईडी डिस्ट्रिक्ट नेपाल। एंड सबसे जो प्रोमिनेंट बॉर्डर है वो है रक्सौल इन ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, एंड नेपाल की तरफ है वीरगंज। ये जो रक्सौल और वीरगंज वाला बॉर्डर है उसको गेटवे ऑफ नेपाल भी बोला जाता है। एंड इस वीडियो में हम आगे रक्सौल वीरगंज बॉर्डर को देखेंगे, एंड मेरा जो ट्रिप प्लान है इसी रक्सौल वीरगंज बॉर्डर से ही है। अच्छा, अभी तो आप सबको पता चल गया होगा कि कौन से रास्ते से आप नेपाल जा सकते हो। एंड अभी जो मैं रोड में हूँ ये है संबलपुर झारसुगुड़ा NH। संबलपुर से झारसुगुड़ा अप्रोक्सीमेटली 50 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। अगर आप एंड टू एंड बोलोगे तो मेरे घर से जो रेलवे स्टेशन का डिस्टेंस है वो अप्रोक्सीमेटली 60.24 किलोमीटर्स है, जैसे कि आप देख सकते हो। एंड ज़्यादा टाइम लगता भी नहीं है क्योंकि NH है और रोड बहुत अच्छे हैं। चलिए अभी टोल गेट आ गया, टैक्स भर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको और इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैं जो ये ट्रैवल प्लान किया हूँ तो मैं कैसे जा रहा हूँ। तो मैंने झारसुगुड़ा से ट्रेन टिकट बुक किया है अप टू रक्सौल, एंड मेरा जो ट्रेन है वो है हैदराबाद रक्सौल एक्सप्रेस। अगर आपको उड़ीसा से बाय ट्रेन रक्सौल तक जाना है तो आपको उड़ीसा के दो ही शहर से आपको ट्रेन मिलेंगे, वो है झारसुगुड़ा एंड राउरकेला। बाकी शहर से आपको नहीं मिलेंगे ऐसे डायरेक्ट कोई ट्रेन। हाँ, आप ट्रेन चेंज करके इजीली जा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर डायरेक्ट ट्रेन का मज़ा ही अलग होता है, उसमें स्ट्रेस भी कम रहता है। तो प्लीज़ प्रीफर डायरेक्ट ट्रेन टू एनी, अगर ट्रेन अवेलेबल है तभी। तो अभी हम झारसुगुड़ा सिटी के अंदर आ चुके हैं, एंड यहाँ से रेलवे स्टेशन ज़्यादा दूर नहीं है, पास नहीं है, 5-10 मिनट में पहुँच जाएंगे, 5 मिनट ही लगेगा शायद। टाइम अभी 5 ही बजने वाला है, तो भैया सही सलामत सही टाइम पे पूरा पहुँचा दिए हैं। अभी भी हमारे पास 1 घंटा है, तो वहाँ पे बैठ सकते हैं। और जो मैं बोल रहा था कि हमको कुछ चीज़ें इंक्वायरी वगैरह करना है स्टेशन से, तो वो भी कर सकते हैं आराम से। चलिए उतरते हैं, उतरने के बाद कुछ देखते हैं वहाँ पर स्टेशन में क्या होता है। तो चलिए अभी पहुँच गए हम झारसुगुड़ा रेलवे स्टेशन को, झारसुगुड़ा जंक्शन भी बोलते हैं। एंड अगर आपको संबलपुर से कोई ट्रेन नहीं मिल रहा है तो झारसुगुड़ा से आराम से आपको सारी जगह पे ट्रेन मिल जाएंगे। अगर आपको ईस्ट के साइड एक कोलकाता की तरफ जाना है तो यहाँ से आपको सारे ट्रेन मिल जाएंगे। तो चलिए स्टेशन के अंदर चलते हैं, एंड अंदर जाके मैं आपको बताता हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या आज असल में, कैब ड्राइवर के साथ मेरा क्या पंगा हो गया, आपको बताता हूँ। सो फाइनली मैं पहुंच गया रेलवे स्टेशन में, और मैं उतरते हुए वीडियो करना चाहता था बट वीडियो हो नहीं पाया क्योंकि वो तो लग गया था फिर से। पहले तो पता नहीं कि ये कब तक चलेगा, बिकॉज अभी भी वायर पे चल रहा है, मतलब पावर पे चल रहा है, अभी भी इसका बैटरी बैकअप सही नहीं है ये मतलब। और मैं जब अभी उतरा तो एक कांड हो गया बीच में कि मैं ड्राइवर से पापा ने बात किया था, और ड्राइवर ने बोला था कि संबलपुर से 400 800 रुपये लेने वाला है, बट जब मैं पहुंचा तो उसने बोला 1900 रुपये।
तो मैंने बोला 30 रुपये कैसे, आप तो बोले थे 800 रुपये के आसपास होगा। तो उसने बोला कि नहीं, आपने बस बिल का भाड़ा जोड़ा था और कि मेरा जो भाड़ा होता है वो नहीं जोड़ा था, तो हो जा रहा है वो अप्रोक्स 1819 रुपये के आसपास। तो एक तो 1000 रुपया देना पड़ता मुझे, बट क्योंकि पहचान वाला था तो उसने मांगा नहीं। तो फाइनली मैं अभी इतना झंझट से बाहर आके, कांड से बाहर आके अब स्टेशन आ गया। तभी मेरे को वीडियो करने का मौका भी नहीं मिला, पहचान वाला बंदा था इसीलिए ज़्यादा कुछ बोला नहीं उसने। बाद में ले जाएंगे कपड़े आके। एंड अभी भी GoPro चार्ज पे ही चल रहा है, तो अभी ज़्यादा वीडियो नहीं बनाएंगे। स्टेशन में जब ट्रेन आ जाएगा तभी वीडियो बनाऊँगा। उसके बीच में मैं कुछ बातचीत कर लेता हूँ स्टेशन वालों से, क्या बोलूँगा। अभी अगर देखूँ तो स्टेशन बहुत खाली है, इतना खाली स्टेशन मैंने कभी देखा नहीं है। तो देख लो आप सब लोग, बहुत खाली है स्टेशन में, कोई नहीं है अभी भी। और ये साइड भी पूरा खाली है। अच्छा है, जितना खाली रहे वो हमारे लिए इतना अच्छा है। तो अभी मैं स्टेशन में बैठा हुआ हूँ और अभी तक ट्रेन आया नहीं है। ये भी राउरकेला से झारसुगुड़ा जाने वाला जो डेली ये भी है वो वाला आके गया। आई थिंक 10-15 मिनट में पहुँच जाएगा। बेलपाड़ पहुँच गया है ट्रेन, मैं ट्रैक कर रहा था उससे, कितना टाइम लगता है। ट्रेन आने वाला था प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, बट बोल दिया प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आएगा। तो वहीं मैं चल रहा हूँ स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। वहीं चढ़ के पॉइंट लग गया। सो ट्रेन तो स्टेशन में पहुँच गया है, पर भीड़ बहुत ज़्यादा है। आप पीछे देख सकते हो, पूरा बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। B4 है हमारा, तो ज़्यादा टाइम लगेगा शायद, रुकेगा 5-6 मिनट तो चढ़ जाऊँगा। इतना कुछ ये नहीं है, कोई दूसरा वो भी चढ़ जाऊँगा, फिर अपने में चला आऊँगा। तो चलिए चलते हैं, चढ़ते हैं ऊपर। सो ट्रेन को पहुंचना था शाम को 6:07 पे। ट्रेन पूरा ऑन टाइम पहुंचा है। मैंने अभी ऑन बोर्ड कर लिया है और शाम ढलने लगा है, तो ज़्यादा कुछ रिकॉर्डिंग हो नहीं पाएगा। तो चलिए सुबह मिलते हैं आप सबसे। शुरू हो गई हमारे अगली सुबह, और सुबह का माहौल ऐसा है कि सब लोग सोए हुए हैं। अभी सुबह के 7:30 बज गए हैं, फिर भी ज़्यादा लोग उठे नहीं हैं। मेरा जो बर्थ था वो मिडिल बर्थ है, तो मेरे नीचे वाला आदमी उठेगा तभी जाकर मैं उठ सकता हूँ। फिर भी मैं नीचे आ गया हूँ, नीचे लेटा हुआ हूँ। अभी नींद पूरा कंप्लीट हुआ नहीं है, फिर उठ जाएंगे थोड़ी देर में। ये हमारे आगे मिठाई वाले भैया सुबह सुबह मिठाई खिलाने। अभी हम पहुंच गए हैं बिहार में, तो आगे बिहारी मिठाई देने। तो थोड़ी देर और लेट जाते हैं, फिर उसके बाद हमारे ब्रेकफास्ट का जुगाड़ करेंगे। देखेंगे अगर नेक्स्ट स्टेशन में कुछ मिले तो वहाँ से ले आएंगे। तो आज हमारे इंडियन रेलवे बहुत फास्ट चल रहे हैं। मेरा जो ट्रेन है वो ऑलमोस्ट 1.5 आवर पहले चल रहा था, मतलब अहेड ऑफ टाइम चल रहा था। तो हम अभी पहुँचे हैं बारावनी स्टेशन, और यहाँ पे क्योंकि ट्रेन बहुत पहले पहुंच गया था तो उसके डिपार्चर टाइम होने तक बहुत टाइम रुकेगा। आधे घंटे के आसपास रुकने वाला है यहाँ पे। तो मैंने देखा बाहर ये भैया ऑमलेट बना रहे थे, तो बोले कि चलो सुबह का नाश्ता ही कर लेते हैं। देख रहे हैं भैया बना रहे हैं, इतने फास्ट बना रहे हैं भाई, 1 मिनट में तो 2 ऑमलेट बना देते हैं भाई, सही है। तो चलिए पहले पेट पूजा कर लेते हैं, उसके बाद आगे का सफ़र आपको दिखाते हैं। सो मैं सोच रहा था कि ज़्यादा वीडियो बन नहीं पाएगा, फिर भी बट टाइम मिला मुझे अभी। एंड दरभंगा स्टेशन में सब लोग उतर गए हैं, ज़्यादा कोई नहीं है यहाँ पे। सो मुझे लगा MP ब्लॉग कुछ बना लेता हूँ थोड़ा सा ज़्यादा, जहाँ पे भी मौका मिले मैं आपसे बात करता रहता हूँ। सो मेरी मैं देख रहा था कि कौन कौन सा स्टेशन हम लोग ने पार किया। असल में हम लोग झारसुगुड़ा से निकले, तो वहाँ से हम गए इधर झारखंड देके, बिहार देके, फिर अभी रक्सौल तक पहुँचेंगे। बीच में बहुत सारे बड़ा बड़ा स्टेशन आया, जैसे रांची आ गया, राउरकेला आया हमारा, एंड धनबाद आया। इसे मैं देख रहा था स्टेशन वगैरह। तो ये सबसे अच्छा रूट है। अगर आप हैदराबाद से भी आ रहे हैं तो ये आपको सबसे ईजी रूट पड़ेगा। और मैं अगर टिकट फेयर के बारे में बात करूँ तो टोटल टिकट फेयर मुझे झारसुगुड़ा से रक्सौल तक पड़ा 1200 समथिंग, 1290 रुपीज़ आई थिंक।
अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 1300 रुपीज़ मुझे पड़ा AC 3A में। नॉर्मल रिजर्वेशन में आते हैं तो आपको शायद 600 से 700 रुपये के अंदर पड़ेगा, ज़्यादा नहीं पड़ेगा। फिर भी ये गर्मी का महीना है तो मैंने प्रेफर किया कि AC में चला जाता हूँ। और अभी पता चला कि सबसे अच्छा डिसीजन था, क्योंकि मैं पहले सोच रहा था कि रिजर्वेशन कर लूँ नॉर्मल इसमें स्लीपर में, बट अच्छा हुआ मैंने AC में किया। बहुत ही धूप है बाहर, गर्मी बहुत ज़्यादा है। अभी तो जाके ही पता चलेगा कि वहाँ पे कैसा हाल है नेपाल में। तो टाइम देखिए हो गया 1:22, पर उसको यहाँ पे पहुँचना चाहिए था 1:40 को, निकलना चाहिए था 1:50 को। तो ये बिफोर टाइम चल रहा है ट्रेन आज, सो होपफुली जल्दी पहुँचा देगा। अच्छा है पहुँचा दे तो, वहाँ पर बॉर्डर क्रॉस करने में बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा मुझे। अंधेरा होने से पहले मैं उधर पहुँच जाऊँगा। तो इतना ही है मुझे बोलना। वही सीधा जाकर रक्सौल स्टेशन में उतरते हुए देखेंगे हम। तो चलिए जुड़े रहिए। जनकपुर, सीतामढ़ी और वीरगंज, ये थे हमारे सफ़र के लास्ट 3 स्टेशन। उसके बाद हम पहुंच गए हैं रक्सौल। और अभी जब उतरने ही वाला हूँ, ट्रेन बिफोर टाइम पहुंचा दिया है। हमारा टाइमिंग जो था वो था 4:50 के आसपास, पर पहुंचा दिया 4:30 को, जो कि मैं सोच रहा था क्योंकि आज इंडियन रेलवे बिफोर टाइम चल रहा था। तो थैंक्स टू इंडियन रेलवे जिसने इस बार बहुत सही टाइम से पहुंचा है। तो अभी चलते हैं बाहर। मैं मेरा बैकपैक ले लेता हूँ सारा। तो फाइनली रक्सौल हम पहुँच गए हैं और यहाँ से अभी नेपाल के लिए निकलेंगे। वीरगंज है जो बॉर्डर, वहाँ पे निकलेंगे। और ये है हमारा जो हैदराबाद और रक्सौल का ट्रेन, हैदराबाद रक्सौल सुपरफास्ट एक्सप्रेस। सो ये था हमारा जर्नी संबलपुर से रक्सौल तक। और यहाँ से आगे जो भी होगा मैं आपको दिखाऊँगा वीडियो में। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है रक्सौल स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 से बाहर का नज़ारा। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से निकलने के बाद आप राइट साइड में चले जाइए, उधर आपको बस, ऑटो या फिर टांगे वाले पार्किंग किए हुए मिल जाएंगे बहुत सारे। चलिए हम अभी पकड़ते हैं ऑटो। और रक्सौल में उतरने के बाद मुझे सीधा यहाँ पे भैया का, ऑटो वाले भैया मिल गए सीधे, जो कोलकाता में हम उसको टोटो बोलते हैं, टाइप का है। तो सीधा यहाँ से इमिग्रेशन ऑफिस, इंडिया का इमिग्रेशन ऑफिस 20 रुपये ले रहा हूँ। तो वहीं पे जाएंगे अभी। वहीं पे जाके देखते हैं कि क्या क्या मांगते हैं ये लोग। RT-PCR का मैंने टेस्ट तो नहीं करवाया, अगर मैंने सुना था कि वो कंपल्सरी नहीं है अभी, फिर मैं देख लेते हैं क्या होता है। तो रक्सौल आता है बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। ये बॉर्डर टाउन होने की वजह से यहाँ पे जो रोड का कंस्ट्रक्शन वहाँ के वो बहुत स्लो चलता है। एंड बहुत सालों से आप जितने वीडियो देखे होंगे ये रोड का हालत ऐसे के वैसे ही है। तो चलिए, गड्ढे से भरा हुआ ये रास्ता पार करने के बाद हम पहुँच गए हमारे इमिग्रेशन ऑफिस। ये जो व्हाइट कलर का बिल्डिंग है ये है इमिग्रेशन का ऑफिस, जो इंडियन कस्टम ऑफिस है। तो लेट्स गो एंड हैव अ कन्वर्सेशन विद द कस्टम ऑफिसर। तो मैं इमिग्रेशन ऑफिस को गया था, पर इमिग्रेशन ऑफिस में जो ऑफिसर थे वो बोले कि इतना कुछ ज़रूरत है नहीं, आप आराम से बॉर्डर क्रॉस कर सकते हो। आपके पास अगर वोटर आई कार्ड, आधार कार्ड है तो अभी कुछ इतना ज़रूरत नहीं है, तो आप जा सकते हो वैसे। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि स्टाम्प दे दीजिए ये वगैरह, तो वो बोले कि हम इधर दे देंगे, बट अगर
नेपाल साइड में ना दें तो फिर आपके लिए दिक्कत है। उससे अच्छा है कि आप वोटर आई कार्ड दिखा के चले जाइए, और ऐसा कुछ कंपलसरी है नहीं वहाँ पे। और ये जो आप पीछे देख रहे हो मेरा, वो है एग्जैक्ट हम अभी बीरगंज में आ गया हूँ, मतलब बोल सकते हो कि आप मैं नेपाल में एंटर कर चुका हूँ। तो शायद मेरा नेटवर्क काम नहीं कर रहा होगा। वो साइड में ये जो ब्रिज टाइप का देख रहे हो, ये ब्रिज इसी का ही सबूत है कि हम बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। ज़्यादा दूर है नहीं। एक आदमी मुझे बकरा बना रहा था, बोला था कि 200 रुपये दे दे छोड़ देंगे। सामने देखो बॉर्डर वहीं पे है पूरा आसपास। तो सामने आप देख पा रहे होंगे, ये आ गया है बीरगंज का गेट, मतलब नेपाल में एंट्री का गेट। ज़्यादा दूर नहीं है, इमिग्रेशन ऑफिस के 100 मीटर्स के आसपास होगा इमिग्रेशन ऑफिस से। तो आप आराम से चल के क्रॉस कर सकते हो, और उधर से जाके आप बीरगंज के लिए टैक्सी पकड़ सकते हो, या फिर ऑटो पकड़ सकते हो, या फिर टांगा, जो भी है आपको ईजी लगे पकड़ सकते हो। आज होली का माहौल है तो ये लोग कुछ भी पैसा मांग रहे हैं। अभी जस्ट मैंने एक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के कुछ जवान थे वहाँ पे, तो उनको पूछा मैंने कि क्या कहीं पे चेकिंग होता है या पास में। बोले कि कहाँ जाना है। मैंने बोला काठमांडू जाना है वहाँ पे। तो बोले ठीक है जाइए घूम के आइए। मतलब ऐसा कुछ यहाँ पे कंपलसरी वगैरह नहीं है कि आप ये सर्टिफिकेट वगैरह दिखाओ वगैरह, ज़्यादा कुछ नहीं बोलता है। आगे जाके देखता हूँ शायद कोई कहीं पे पूछे तो, बट यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। अभी जस्ट मैंने बॉर्डर क्रॉस कर लिया, ये देखिए ये है वहीं बीरगंज का आइकॉनिक नेपाल का बॉर्डर, और पीछे आप नेपाल का झंडा भी देख सकते हैं। तो हम अभी ऑफिशियली नेपाल में पहुंच चुके हैं, ये बीरगंज। यहाँ से शायद 4 किलोमीटर होगा बीरगंज। ये तो ऑटो या फिर कुछ पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि चल के नहीं जा सकता मैं इतना दूर। कुछ चेकिंग नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पे, सारा कुछ खाली है। आप यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे है पीछे मेरा गेट नेपाल का। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे ट्रक वगैरह आते जाते रहते हैं, क्योंकि सारा सप्लाई वगैरह नेपाल और इंडिया के बीच यहीं से चलता रहता है। तो वहीं से सारा कुछ जो भी चलता है यहीं से चलता है। कुछ पता ही नहीं चला, लगा जैसे स्टेट में एक स्टेट से और एक दूसरा स्टेट जा रहा हूँ, पता नहीं चला। मैंने कंट्री पार कर लिया। पहले देख लेता हूँ मैं कि मेरा नेटवर्क आ रहा है कि नहीं। थैंकफुली मेरा नेटवर्क तो अभी तक चल रहा है, पता नहीं कैसे पर चल रहा है। आई थिंक थोड़ा आगे जाके नहीं चलेगा। अभी के लिए जियो चल रहा है इधर, वोडाफोन चला गया, जियो चल रहा है। अभी टाइम हो चुका है 5:06। थैंक्स टू ट्रेन इंडियन रेलवे मैं थोड़ा जल्दी पहुंच गया। आई होप आपको मेरा लास्ट वीडियो संबलपुर टू रक्सौल बहुत अच्छा लगा होगा। ये उसका पार्ट 2 हो सकता है। जैसे कि मैं बोल चुका हूँ कि मैं 2-3 पार्ट में इसको बनाऊँगी। बहुत दूर है, आराम से 2 वीडियो बन ही जाएगा। थोड़ा आगे जाके मैं ऑटो पकड़ता हूँ, आप बने रहिए। तो मैं चल के जा रहा था, और नेपाल की तरफ मुझे उनके जो जवान होते हैं वो लोग थोड़ी देर के लिए रोके एंड कुछ चेकिंग वगैरह किए। मेरे जो बैकपैक थे वो सारे, एंड पूछे कहाँ जा रहे हो, कहाँ नहीं जा रहे हो, ये सब। उसके बाद वो लोग ने एक ऑटो को रोका और मुझे वहाँ पे बैठा दिए हैं, और बोले कि छोड़ देने के लिए बीरगंज बस स्टॉप में। बहुत ही काइंड एंड हेल्पफुल। सो मैं एक ऑटो में बैठ गया हूँ, एंड पूरा ऑटो खाली जा रहा था, तो मैं अकेले ही बैठा हुआ हूँ। नेपाल में, और मेरा मोबाइल का नेटवर्क पूरा जा चुका है। देखेंगे आप, पूरा का पूरा जा चुका है नेटवर्क। सिम 1 सिम 2 दोनों का नेटवर्क चला गया। तो बट मेरे से ये गलती हो गया कि मेरे को रक्सौल में कुछ पैसा निकालना था ATM से, वो मैं भूल गया। तो सोच रहा हूँ आपको जाके पहले बस का जुगाड़ कर लूँ, उसके बाद आके जब टाइम मिलेगा तो पैसा निकाल लूँगा। ओके।
तो अभी जो आप देख रहे हैं यह है बीरगंज का मार्केट। बीरगंज एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है नेपाल का, जो कि इंडिया के बिहार के रक्सौल बॉर्डर से सटा हुआ है। जैसे कि मैंने मेरा पहले वीडियो में बताया हुआ था कि जो रक्सौल बीरगंज वाला बॉर्डर है उसको गेटवे ऑफ नेपाल भी बोलते हैं। अल्सो ये जो बीरगंज है इसको नेपाल में कमर्शियल कैपिटल ऑफ नेपाल भी बोलते हैं। यहाँ से ट्रेड वगैरह बहुत ज़्यादा ही होते हैं इन कंपेयर टू अदर सिटीज़ ऑफ नेपाल। अगर इसके आबादी के हिसाब से देखा जाए तो ये 5th मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन नेपाल है। अगर नेपाल के माधेश प्रोविंस के बारे में बात करें तो ये सबसे बड़ा सिटी है। यहाँ बीरगंज में इंडिया से बहुत लोग शॉपिंग करने के लिए आते हैं, शादी वगैरह का शॉपिंग करने के लिए आते हैं। अभी मैं हूँ क्लॉक टावर के आसपास, जो बीरगंज का एक फेमस जगह है। ये दिखो है। तो ऐसे हम सीधे जाएंगे अभी तो आएगा बीरगंज का बस स्टैंड। ये जो आपको दिख रहा है सामने ये है बीरगंज का बस स्टैंड। यहाँ से आपको पोखरा हो या काठमांडू हो या फिर और कोई सिटी हो, सब जगह पे बस मिल जाएंगे। ऑटो से उतरने के बाद मैं चला नेपाली सिम खरीदने। नेपाल में आपको 2 मेन मोबाइल इंटरनेट प्रोवाइडर मिलेंगे। पहला जो है वो है एनसेल, जो कि एक प्राइवेट प्लेयर है, एंड दूसरा जो है वो है NTC नमस्ते। दोनों ही 4G नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं। मैंने भी एक NCL का सिम लिया जो कि मेरे को पड़ा 150 नेपाली रुपीज़। 800 MB डेटा के साथ कुछ टॉक टाइम भी मिला था। नेपाली सिम लेने के बाद मेरे को जाना था करेंसी एक्सचेंज करवाने के लिए, बट मैं जहाँ से सिम लिया उसके पीछे एक शॉप है जो कि एक रेस्टोरेंट टाइप का है। वहाँ पे मैंने जब पूछने गया कि करेंसी एक्सचेंज कहाँ से होता है तो उन्होंने खुद बोला कि आप यहाँ से भी करवा सकते हैं अगर आप चाहें तो मैंने और कुछ सोचा नहीं और वहाँ से ही अपना करेंसी जो था वो एक्सचेंज करवा लिया। मैंने सारा करेंसी एक्सचेंज नहीं करवाया क्योंकि आप आराम से काठमांडू से भी अगर आपको ज़रूरत हुआ तो काठमांडू में भी आपको करेंसी एक्सचेंज शॉप्स मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से करवा लेना। आप जितने अमाउंट लाए हैं उसका 50% to 60% ही करेंसी एक्सचेंज करवाइए और बाकी का बाद में आप करवा सकते हो कहीं पर भी। नेपाल में हर जगह आपको करेंसी एक्सचेंज मिल जाएंगे। यहाँ पे जो भैया मेरा करेंसी एक्सचेंज करवा के दिए वो मेरा बस के लिए जो कार्ड भी कर दिए हैं, बोल रहे हैं कि अच्छा बस है। सो वेट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे और स्प्राइट दे दो एक बीच में, वेट थोड़ा ठंडा हो जाए। लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्पफुल हैं, ऐसे कुछ नहीं है, पूरा इंडिया जैसा ही फील आएगा आपको। अभी तो बैठा हुआ हूँ और वेट कर रहा हूँ, पर सोच रहा हूँ वापस ना जाओ क्योंकि मैंने जितना कैश लाया था वो सब एक्सचेंज हो गया है और सही प्राइस से मैंने कैश लाया इतने में हो जाएगा मेरा ट्रिप। सो इसलिए ज़्यादा कुछ सोचने का नहीं, बैठा हुआ हूँ यहीं पे चिल कर रहा हूँ। तो भैया आएंगे फिर पहले बस देखूँगा, उसके बाद जाकर कुछ फर्दर चलूँगा। तो अंधेरा हो गया है और मैंने सिम कार्ड ले लिया, नेपाली सिम कार्ड, और भाई मैसेज कर दिया है कि मैं पहुंच गया हूँ बोल के, कि वेट कर रहा हूँ बस आएगा बोल के। भाई अभी कर दिया है, तो अभी बस में बैठ लूँगा और अगर रास्ते में टाइम हुआ तो मैं आपको दिखाऊँगा, नहीं तो सीधा काठमांडू से मिलते हैं। अभी के लिए ये बैंड करते हैं वीडियो। बीरगंज से काठमांडू जाने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला जो ऑप्शन है बाय एयर। बीरगंज से डेली 7 फ्लाइट्स चलते हैं टू त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट काठमांडू तक, एंड अभी से बुद्धा एयरलाइन से ऑपरेशनल है इन दोनों डेस्टिनेशन के बीच में, एंड इसका प्राइस रहता है 1400 NPR नेपाली रुपीज़, एंड आप आराम से 15 मिनट में बीरगंज से काठमांडू पहुँच सकते हैं। हमारा जो दूसरा ऑप्शन है वो है बीरगंज टू काठमांडू बाय कार। तो इसमें आपको ट्रैवल टाइम अराउंड आ जाता है 5 hours and 30 minutes, एंड इसका जो खर्चा आएगा आपको 10,000 नेपाली रुपये आएगा। बीरगंज में आपको बहुत सारे टूर्स एंड ट्रैवल्स मिल जाएंगे जहाँ से आप इजीली कार रेंट बुक कर सकते हैं। एंड जो आखिरी तरीका है वो है बीरगंज टू काठमांडू बाय बस। अगर आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो 2 रूट हैं। एक पहला वाला जो रूट है वो है कुलेखानी सिसनेरी पार्किंग रोड। ये वाला जो रूट है का डिस्टेंस आता है 136 किलोमीटर्स एंड ट्रैवल टाइम रहता है 5 hours। एंड जो नेक्स्ट रूट है वो है कुलेखानी सिसनेरी पार्किंग रोड, और
खोकसा वाइल्ड लाइफ रिजर्व एंड चितवन नेशनल पार्क। ये जो रूट होता है उसका डिस्टेंस रहता है 256 किलोमीटर्स और इसको ट्रैवल करने के लिए लगता है 8 घंटे। अगर आप नाइट बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो मैक्सिमम नाइट बस ये लंबा वाला रूट दे के जाते हैं। एंड मैंने भी जो बस बुक किया है वो वाला ये दूसरे रूट में जाने वाला है जो कि थोड़ा लंबा पड़ने वाला है मुझे। एंड बस का प्राइस 800 नेपाली रुपीज़ से 1200 नेपाली रुपीज़ तक वेरी करता है। अगर आप नॉन AC में जा रहे हैं तो 800-900 आ जाएगा, अगर आप AC में जा रहे हैं तो वो 1100 से 1200 तक आएगा आपको। मेरे हिसाब से अगर आप एक बजट ट्रैवलर हैं तो आप नॉन AC में ही जाइए, बिकॉज क्योंकि नेपाल में रात को एटमॉस्फेयर थोड़ा ठंडा ही रहता है तो आपको AC की कुछ ज़रूरत होगा नहीं। सो बस जर्नी में डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा रहता है तो बस बीच बीच में रुकता रहता है। तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप पहले से ही कुछ लेके चलिए अपने साथ रात को खाने के लिए, क्योंकि ये जगह पे सारे के सारे दुगने प्राइस में चीज़ें मिलता है यहाँ पे। फाइनली मैं पहुँच गया काठमांडू एंड बस मुझे बहुत जल्दी पहुँचा दिया। मेरा जो हॉस्टल है वो थामेल के एरिया में है, तो बस मुझे थोड़ा दूर एक बस स्टॉप में छोड़ दिया। तो वहाँ से मुझे हॉस्टल जाने के लिए पठाओ आपसे मैंने एक बाइक बुक किया एंड अभी मैं हॉस्टल की तरफ जा रहा हूँ। ये पठाओ आपके बारे में मैं आपको बाद में एक वीडियो में बताऊँगा। ये सुबह के 4 बजा है और मैं काठमांडू में पहुंच गया हूं। बट चीज़ ये है कि सुबह सुबह मुझे हॉस्टल में एंट्री देगा कि नहीं वो पता नहीं है, पर मैं ट्राई करूंगा कि बोलूंगा थोड़ा ज़्यादा पैसा ले लो फिर भी एंट्री दे दो। एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही पहले पहुंचा दिया बस मुझे आज, इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो बना नहीं पाया। बट ये पहुँचता हूँ वहाँ पर, देखता हूँ क्या बोलते हैं। इसके बाद मैं आपको सुबह उठ के फिर रेस्ट ले लेता हूँ पहले, क्योंकि इस 2 दिन से मैं ट्रैवल ही कर रहा हूँ। सो मुझे अभी हॉस्टल तो मिल गया, पर हॉस्टल में एंट्री के लिए रास्ता नहीं मिल रहा है, क्योंकि काठमांडू में इतना सुबह सुबह कुछ खुलता नहीं है। मेरे बगल में ही हॉस्टल है, पर मैं ये वाला हॉस्टल साइड में दिख रहा है, ये वाला हॉस्टल है, पर मैं जा नहीं सकता अभी अंदर। मैंने कॉल भी लगाया था पर कॉल कोई नहीं उठा रहा है, तो सोच रहा हूँ यहीं बैठ के आधा 1 घंटा या फिर पौने घंटा वेट कर लूँगा, उसके बाद ही अंदर जाने पाऊँगा। क्योंकि अभी बजा है 4, 5-6 बजे तक सारा चीज़ खुल जाता है, मैंने सुना है पास में। तो एक जगह मिल गया मुझे, तो मैं यहीं पे बैठा हुआ हूँ अभी, और मैं वहीं देख रहा था कि यहाँ पे जितने भी गाड़ी वगैरह रखे हुए हैं, सब 2 व्हीलर जितना भी है सब कुछ इंडिया जैसा ही है। बजाज का पल्सर देखा मैंने, साइन देखा, होंडा का, बहुत सारी चीज़ें सिमिलरिटी है। बैठा हुआ हूँ, देखते हैं कब तक खुलता है, इसके बाद अंदर एंट्री करूँगा। तो फाइनली भाई ने कॉल उठाया और मैं हॉस्टल के अंदर आ गया हूँ। एंड थैंक्स टू भैया कि सही टाइम पे कॉल उठा दिया और एंट्री भी दे दिया और पेमेंट भी हो गया है, सारा कुछ सेट है। बस रूम में जाकर थोड़ा सोना है, क्योंकि 2 दिन हो गया ट्रैवल करते हुए और टायर्ड हो गया हूँ। अभी भैया कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरे कर रहे हैं, उसके बाद रूम दिखा देंगे। यही है। तो फाइनली मैं काठमांडू पहुँच गया 2 दिन के ट्रैवल के बाद। अभी जो आप देखिए ये वीरगंज से काठमांडू का जो ट्रैवल सीरीज़ ट्रैवल वीडियो था ये था। उसके बाद मैं नेक्स्ट How many floors do you have? 7. Oh my god.
I thought it is like 3 or 4. So this one. गुड मॉर्निंग इंडिया। सो फाइनली मैं काठमांडू में हूँ और ये था मेरा हॉस्टल। मैं रुका हूँ 8848 हॉस्टल, उसका नाम ही है 8848। एंड जैसे कि आपने देखा कि कल रात को बहुत दिक्कत हो गया था, मतलब आज सुबह सुबह बहुत दिक्कत हो गया था। पहुँचते पहुँचते बहुत सुबह हो गया। एंड जो हॉस्टल का मालिक है, फिर उसका जो केयर टेकर है, वो थैंकफुली मुझे रिसीव कर लिए और मुझे मेरा बेड एलोकेट कर दिया। तो थैंक्स टू दैट गाय। एक्चुअली वो एक स्टूडेंट है, यहाँ पे पढ़ाई करता है और ये हॉस्टल में संभालता है, तो दैट्स गुड। सो ये है हॉस्टल से मेरा नज़ारा, देख सकते हो आप। सो फाइनल हेलो टू ऑल इन इंडिया फ्रॉम काठमांडू। तो आज का जो ब्लॉग है बीरगंज टू काठमांडू यहीं पे ख़त्म करता हूँ। सोचा था कल रात को ख़त्म कर दो, बट सोचा कि आज सुबह आपको यहाँ का नज़ारा दिखाऊं और ख़त्म करो। आप बने रहिए, नेक्स्ट ब्लॉग और भी बहुत सारे काठमांडू के डिफरेंट घूमने वाली जगह के बारे में आने वाला है। तो आप, आई होप आप एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू फॉर स्टेइंग विथ मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।